हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा एंजाइम के बारे में। वन शॉट में एंजाइम का पूरा क्लासिफिकेशन आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। अब इसकी कुछ बेसिक बात, फिर मैं इसे क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करूँगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है पहले क्या, प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। प्रोटीन, और जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने कभी गलती से पढ़ा होगा तो वो 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी। मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन है ना, वो 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में दिख सकते हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ, ये जो एंजाइम है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, तो मैंने बोला देखो बच्चे, ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन का ही बना हुआ होगा। दूसरी बात, प्रोटीन के तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मैंने हैं अभी बताए हैं। तो मैंने बोला कि प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर, यही होने वाला है हमारा एंजाइम। ये पूरा का पूरा टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलने वाला है और बायोलॉजी में भी मिलने वाला है, क्लास 11th एंड 12th बोथ। खैर, मैंने बोला प्रोटीन के बने हुए होंगे दुनिया के सारे एंजाइम, एक्सेप्शन में एक हम लोग को जानना है, और वो जानना है हम लोग को किसके बारे में, राइबोजाइम के बारे में। ये जो राइबोजाइम होता है ना, ये राइबोजाइम बना होता है आरएनए का। मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना हुआ है, प्रोटीन का नहीं। इसके अलावा आपको जितने सारे दिखेंगे लगभग सारे के सारे कैसे होने वाले हैं, प्रोटीन के बनने वाले हैं। और वो प्रोटीन का कौन सा होगा, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम, तो मैंने बोला कि देखो ये होने वाला है बायोकैटलिस्ट होने वाला है। बायोकैटलिस्ट कहने का मतलब बायोलॉजी में जो कैटलिस्ट का काम करे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा ये एंजाइम। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट कहते हैं, और अगर बायोलॉजी है तो एंजाइम कह रहे, मीन्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और कॉल्ड एंजाइम्स, इसका डेफिनेशन होता है। अब बात है ना कि एंजाइम को कैसे डिवाइड करें। हम लोग को पता है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो प्रोटीन तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उसमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो मैंने बोला कि वैसा एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलने वाला है, वो आपको दिखने वाले हैं इसमें सिंपल, है ना, वो सिंपल होने वाले, मतलब सिंपल एंजाइम होने वाले। बात करते हैं अगर होलो एंजाइम की, तो बच्चे इसमें आपको प्रोटीन भी दिखेगा, साथ ही साथ इसमें आपको नॉन प्रोटीन पार्ट भी दिखने वाला है। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला है, होलो एंजाइम में प्रोटीन भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। ठीक, बात है जो प्रोटीन वाला हिस्सा है वो कहलाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा है वो कहलाता है कोफैक्टर। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये प्रोटीन पार्ट है ना, जो प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन वाला पार्ट है। ओके, और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होगा। अब कोफैक्टर को फर्दर डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक फिर फर्दर डिवाइड होगा किसमें, कोएंजाइम में और प्रोस्टैटिक ग्रुप में। मैं बताता हूं ये कैसे होने वाला है। और यहां पे आपको कुछ मेटल एक्टिवेटर्स दिखेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या क्या हुआ है मैं रिपीट कर रहा हूं। एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होगा, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है। बात करते हैं क्या दुनिया के सारे एंजाइम प्रोटीन के होंगे, आंसर है नहीं। एक ऐसा एंजाइम भी है जो आरएनए का बना होता है, और वो कहलाता है राइबोजाइम। फिर मैंने बोला कि अगर ये एंजाइम है तो एंजाइम होता क्या है, तो मैंने बोला ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा ये। ठीक है। अब एंजाइम या तो सिर्फ प्रोटीन का बना हो, या तो प्रोटीन के अलावा कुछ और भी हो। तो सिर्फ प्रोटीन है तो मैंने बोला सिंपल एंजाइम। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट अगर बोथ मिल रहे हैं तो होलो एंजाइम कहलाएगा ये। अब मैंने बोला कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो कहलाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो कहलाता है कोफैक्टर। इस कोफैक्टर को फर्दर डिवीजन किया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इस 2 हिस्से में। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको मिलने वाले हैं मेटल एक्टिवेटर्स। आपने देखा होगा अगर कभी एंजाइम का फंक्शन पढ़ा होगा तो, जैसे डाइजेशन, वहाँ पर भी अलग अलग एंजाइम्स पढ़ने हैं। रेस्पायरेशन, एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। रेस्पायरेशन, पूरे रेस्पायरेशन का जो सबसे पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम इन रेस्पायरेशन, हेक्सोकाइनेज, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। ये जो मैग्नीशियम आयन दिखा ना, वही तो है हमारा इनऑर्गेनिक वाला हिस्सा, जिसको कहेंगे क्या, मेटल एक्टिवेटर कहेंगे। मेटल से एक्टिवेट कर रहे हैं, मेटल एक्टिवेटर हो गए। ठीक, अच्छा, अब मैंने बोला जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसमें क्या क्या है, कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप है। मतलब क्या हुआ, देखो तो क्या प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट ये दोनों मिलकर ये बन रहा था ना। तो मैंने बोला कि जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है कोएंजाइम,
अगर ये लूजली बाउंडेड है, अगर ये लूजली बाउंडेड है किससे, एपोएंजाइम से, अगर कोई एंजाइम जो नॉन प्रोटीन पार्ट है लूजली बाउंडेड है किससे, किससे, तो मैंने बोला एपोएंजाइम से। दिख रहा है कुछ, लूजली बाउंडेड है किससे, एपोएंजाइम से, तो मैंने बोला कि क्या होगा, वो कोएंजाइम होगा। आपने NADPH, NADPH2 इस तरह से कुछ कुछ नाम सुना होगा, वहां पे देखना आप साफ साफ लिखे होते हैं, दीज आर ऑल कोएंजाइम्स, यही है। अच्छा, अगर टाइटली लिंक होगा तो प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा। मैंने क्या क्या बोला, अगर लूजली बाउंडेड है कोएंजाइम, जैसे देखो होलो एंजाइम था ना, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों है ना, प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट, तो इन दोनों को मिल के ना ये बन रहा है। तो मैंने बोला कि कोई फैक्टर का वैसा हिस्सा जो लूजली बाउंडेड है कहलाता है कोएंजाइम, को फैक्टर का वैसा हिस्सा जो लूजली बाउंडेड है एपोएंजाइम से कहलाएगा कोएंजाइम, और टाइटली बाउंडेड है तो प्रोस्टैटिक ग्रुप। ये था इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा जानना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूरा पूछ लिया जाता है, ये पूरा क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आता है, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, ये एंजाइम काम कैसे करते होंगे, क्या एंजाइम का जो वर्क करने का जो भी तरीका है, क्या उसको रोका भी जा सकता है, मतलब इनहिबिटर। फिर मैंने बोला कि एंजाइम जो है ना उसको कुछ अलग अलग क्लास में बांटा गया, ये सभी हिस्सा भी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। चल, तो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन हम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो एंजाइम है वो कैसे काम करेगा, उसके बाद पढ़ेंगे ये जो एंजाइम है ना उसको कितने क्लास में बांटा गया है, कुछ ना कुछ फंक्शन के हिसाब से बांटा गया होगा ना, ठीक है। मेटल एक्टिवेटर तो हम लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करने किसके बारे में, क्लास के बारे में। अगर बात करते हैं एंजाइम के कितने क्लास होते हैं, मैंने बोला कि इसको डिवाइड किया जाता है 6 क्लास में, इसको बांटा जाता है 6 स्टैंडर्ड नहीं, 6 अलग अलग क्लास है ना। जैसे इसमें जैसे जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसे हैं ना जो बहुत सारे बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक आपको दिखने वाला ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। आपको और क्या दिखेगा, लाइएज दिखेगा, ट्रांसफरेज दिखेगा। ट्रांसफरेज नाम से ही समझ में आ रहा है ये ट्रांसफर करता है, किसी ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला है। और क्या होगा बच्चे, तो मैंने बोला कि हाइड्रोलेज दिखेगा, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपने पढ़ा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। अच्छा, एंजाइम को पहचानने का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है ना, एंजाइम के अंत में आप क्या देखोगे तो उसमें ASE लिखा रहेगा, ASE लगा रहेगा। जैसे माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज। अब आप लोग बोलोगे ना कि ये सभी में वर्क नहीं करता है, हाँ सभी में वर्क नहीं करने वाला है, जो भी इनएक्टिवेटेड स्टेज में है। अब जैसे पेप्सिनोजेन वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। खैर, अब देखें यहाँ पे मैंने बोला ऑक्सीडोरेक्टेज होगा, लाइएज होगा, ट्रांसफरेज होगा, और क्या होने वाला है, हाइड्रोलेज होने वाला है। और क्या होगा बच्चे, तो मैंने बोला है लाइगेज होगा, सॉरी। और क्या होने वाला है, तो यहाँ पे एक और हिस्सा दिखने वाला है, वो है आइसोमेरेज। ये 6 क्लास है एंजाइम्स के। दुनिया में जितने सारे एंजाइम आप पढ़ रहे हो इस सभी के अंदर आने वाले, बस यही क्लास है उनका। जिसमें अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, लाइगेज का फंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग करने का। बायोटेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा आपने, उसमें DNA को ना काटा जाता है, तो DNA को कट के फिर जोड़ना भी होगा ना, तो जोड़ने वाला जो काम है वो लाइगेज का काम होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जितने सारे आपने पढ़े हैं वो सब के सब इसके अंदर आने वाले, ठीक है। आइसोमेरेज, मान लेते हैं मेरे पास है ग्लूकोज और हमको उसको फ्रक्टोज में चेंज करना है। देखो दोनों के दोनों आइसोमर है, आइसोमर कहने का मतलब केमिकल फार्मूला तो सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। ग्लूकोज को चेंज करना है किसमें, फ्रक्टोज में, केमिकल फार्मूला तो सेम है लेकिन वो आइसोमर है ना, तो वहाँ पे चेंज करने के लिए आइसोमेरेज। और ये एंजाइम भी आपको रेस्पिरेशन में दिखेगा, ठीक है। ये तो इससे 6 क्लास की बात हो गई, 6 क्लासेस जो भी हैं। अब बात है कि एंजाइम कैसे काम करता है, ठीक है।
अब जो हम लोग को जानना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और इसको जानने के लिए लॉक एंड की हाइपोथेसिस को पहले समझते हैं। ये लॉक और की हाइपोथेसिस क्या है? तो अगर बात करते हैं एंजाइम की तो आप उसको सोचो, एक्सपेक्ट करो, जैसे कैसे मानते हो कि चलो मान लेते हैं कि ये एक्स है वाई ऐसे, तो आप समझो ना कि एक लॉक और की समझते हो ना, ताला चाबी, वही रिश्ता एंजाइम का होता है। यहाँ पे एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये कोई एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, जिसको चेंज करना है। देखो एंजाइम कर रहा क्या रहा है, मान लेते हैं कि कोई प्रोसेस होना है, बहुत स्लो हो रहा है, मैंने उसमें एंजाइम लगा दिया, तो जिस चीज़ को चेंज होना था वो बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, उसको सबस्ट्रेट कहा है। तो ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों आपस में मिलेगा और बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दोनों मिल गए, बॉन्ड बना लिए दो आपस में। लॉक और की, ताला चाबी अलग अलग है, लॉक और की दोनों अलग मिल जाते हैं। चलो ठीक है, अब क्या होने वाला है, ये एंजाइम इसको चेंज कर देगा किसमें, तो ये हमारा क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था ना, अब ये बनने वाला है एंजाइम बनने वाला है और प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या ऐसा रहेगा क्या? नहीं, फिर ये फर्दर टूटेगा और चलो एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। यही तो हमको चाहिए था, इस सबस्ट्रेट को चेंज करना था प्रोडक्ट में। एंजाइम ने ऐसे ऐसे काम किया, खास बात यही है ना एंजाइम की, एंजाइम फिर से हमको मिल जाता है, मतलब एंजाइम का कोई रोल सिर्फ और सिर्फ वो काम को तेज कर रहा है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर कैटलिस्ट पढ़े होगे तो आपने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करेगा लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एंजाइम सा सबस्ट्रेट मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको कहते हैं एंजाइम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, रात के तो अभी 2 बज रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि एंजाइम सबस्ट्रेट है, दोनों मिला तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और ये दोनों अलग अलग हो गए तो एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। अब देखो अगर मैं फिगर बनाता हूँ कैसे कैसे ये काम करेगा। मान लेते ये एंजाइम है, अब लग रहा हो क्या ऐसा भी एंजाइम होता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि वाई एंजाइम्स आर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्यों होते हैं? तो रीज़न है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उसके पास आपको एक्टिव साइट दिखने वाला है, ग्रुप्स दिखेंगे, एक्टिव साइट, ये इसकी सबसे खास बात है। ये मेरा एंजाइम है, ठीक है। अब समझो ये मेरा एक एंजाइम था, अगर मेरा कोई सबस्ट्रेट ऐसा है, क्या इसमें फिट हो जाएगा क्या? तो सोचो क्या होगा। ये मेरा एंजाइम था और यहाँ पे सबस्ट्रेट आकर फिक्स हो गया है, तो देखो तो एंजाइम अलग था, सबस्ट्रेट अलग है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों मिले हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ये। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट है दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएगा और फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, यही तो होता है इसका तरीका। अच्छा अगर हम लोग इसको और जानेंगे, जैसे क्या एंजाइम किसी चीज़ पे डिपेंड भी करता है क्या? तो आंसर है हाँ, एंजाइम टेम्परेचर और पीएच पे बड़ा अच्छा से डिपेंड करेगा। जैसे देखो अगर आप प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, और टर्सरी स्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर होता है, तो जैसे ही उसको ज़्यादा हीट देंगे ना, बहुत ज़्यादा हीट, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत बढ़ाया और ऐसा हो गया, नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हीट मिल गया तो वो एंजाइम टूट जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ग्राफ समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट से ये ग्राफ है, और यहाँ पे एक टर्म आने वाला है ऑप्टिमम। अब ऑप्टिमम क्या है, जैसे अभी बोर्ड का समय आने वाला है ना, हाँ ये आ चुका है, तो बोर्ड के समय में सभी बच्चे ऑप्टिमम पढ़ाई करते हैं। ऑप्टिमम कहने का मतलब हुआ जो उसका हाईएस्ट है, मतलब मान लेते हैं ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका एकदम हाईएस्ट है कि आप 18 घंटे पढ़ सकते हो, ये एकदम आपने पूरी जान लगा दी और आप 18 घंटे पढ़ सकते हो, देन दिस इज योर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कहने का मतलब उसका हाईएस्ट। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना। अच्छा बुखार आता है हम लोग को तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा एंजाइम टूट सकता, अभी मैंने बताया एंजाइम को टेम्परेचर मिलेगा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग को बुखार आया मतलब टेम्परेचर बढ़ा, मतलब एंजाइम टूट सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग को पट्टी लगाया जाता है कि टेम्परेचर तो मेंटेन हो जाए। एंटीपायरेटिक यूज करते हैं मेडिसिन जो भी, मतलब ओवरऑल
अगर किसी को बुखार लगा है तो सबसे पहला काम होता है उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन करना, नॉर्मल करना। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा, इंजाइम्स टूटेंगे, डिनेचुरेशन होगा, और अगर इंजाइम्स ही नहीं रहा तो जिंदा कैसे रहोगे, सारा फंक्शन कैसे चलेगा? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। डे लाइफ से बड़ा आसान से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ एंजाइम की एक्टिविटी का, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे ना क्लास 11th में, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। ये टेम्परेचर पे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है, कि चलो इसकी एक्टिविटी का मैं ग्राफ बताता हूँ, तो क्या आपको दिखने वाला है? देखो तो, क्या ये जो पॉइंट है क्या ये मैक्सिमम है? क्या ये एंजाइम का एक्टिविटी है? मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, एंजाइम थोड़ा अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा है ये सर सबसे अच्छे से काम कर रहा है। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर टूटेगा और ये बैक टू पेवेलिन आ गया हमारे पास यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर शुरू में राइज किए तो बढ़ा है, ठीक है, बट एक फिक्स अमाउंट तक। अब जैसे ही ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये ऑप्टिमम कहलाता है। ऑप्टिमम मतलब हाईएस्ट, है ना? ऑप्टिमम कहने का मतलब क्या होगा? ये हाईएस्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, ये टेम्परेचर के लिए है, और पीएच के लिए भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, पीएच बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, चलो ठीक है, मैक्सिमम पहुंच गया, लेकिन जैसे ही और बढ़ा दिए ना यार, तो क्या होगा? वो टूटेगा स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। ठीक है, ये डीनेचुरेशन कहलाता है। अगर प्रोटीन का है तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं, और सिंपली डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, ये भी सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने बोला है कि एंजाइम जो है ना वो प्रोसेस को तेज करता है, कैसे करता होगा? तो अगर आप जब इसको और थोड़ा जानोगे तो क्या दिखेगा आपको? यहाँ पे एक टर्म आएगा जो बचपन से रटते आ रहे थे। क्या आ रहे थे? एक्टिवेशन एनर्जी। अब समझना तो इसको ग्राफ से होता है, बस सिंपली इसको समझ लेते हैं ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, ये बायोमोलिक्यूल्स है ना, जो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है अगर बायोलॉजी की बात करें तो। बहुत ही आसान है ये, है ना? आसान इन द सेंस जब आप पढ़ो, देखो अभी तक कुछ हमें नहीं लगता कि कहीं पे कुछ कष्ट आया होगा। और एंजाइम एक ऐसा हिस्सा है ना, अच्छे अच्छे को ला देता है बच्चे। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन में अच्छे से क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे कैसे हुआ है। आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सिंपल है, होलो एंजाइम है, फिर उसको 2 पार्ट में बांटे हैं, फिर उसको ऑर्गेनिक, इस तरह से जो बांटे हैं ना, आप देखना कहीं पे सर्च करना, आपको कहाँ कहाँ दिखता है। ऐसा बहुत ही रेयर जगह आपको दिखने वाला है ये, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा चल रहा है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मान लेते हैं कि मेरे पास कोई काम करना है, मान लेते हैं कुछ ई है मेरे पास, कुछ रिएक्टेंट है, और इसको प्रोडक्ट में बनाना है। कुछ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बनेगा, और मेरे को ये इसको एनर्जी देना है। 5 जूल का मैं एनर्जी दे रहा हूँ। मतलब जैसे ही 5 जूल मैंने एनर्जी खर्च किया, यहाँ पे हीट लगाया है 5 जूल का, तो क्या होगा? ये इंजाइम नहीं, कुछ भी रिएक्टेंट है ये, है ना? ये रिएक्टेंट है, इसको अच्छा है कि आर ही लिख देते हैं ना। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। 5 जूल का एनर्जी मिलने पर ये कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें मैंने क्या किया? एंजाइम का एंट्री करवाया, बॉस, ये एंजाइम का एंट्री करवाया, तो अब क्या होगा? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इतना हीट मिलेगा तभी ऐसा हो पाएगा। सोचो, अगर इसको कम करके 0.000 इतना कर दे, इतना जूल कर दे, ये एनर्जी कम गया, तुरंत हो जाएगा रिएक्शन, ज़्यादा हीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी यही है, ये लोअर्स डाउन करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। अगर पूछा जाए कि एंजाइम कैसे काम करता है, तो आप बुक में पढ़ोगे, एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करेगा, कम करेगा। जैसे ही कम, जैसे शुरू में इतना हीट लग रहा था, इतना एनर्जी लग रहा था, मैंने इसको कम कर दिया, मैंने नहीं किया, एंजाइम ने किया, है ना? तो एंजाइम ने जैसे ही इसको कम किया तो क्या होगा? ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, लाख टाइम्स, मतलब हजारों लाखों टाइम्स ये प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है, बढ़ा देता है, इतना तेजी से हो सकता है। तो एंजाइम वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब समटाइम्स क्या होते हैं ना, देखो प्रोटीन है ना ये, तो प्रोटीन बनने का एक प्रोसेस भी होता है, सेंट्रल डॉग्मा, जो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर आप डीएनए का लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे मैंने सेंट्रल डॉग्मा के बारे में चर्चा किया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम का इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होने वाला है, और सारा कुछ। ठीक है, अब इनहिबिशन का मतलब इनहिबिट करना, मतलब उसको रोकना। एंजाइम को क्यों रोक रहे हैं अगर इतना अच्छा है तो? देखो सिंपली क्या होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन,
ये नॉर्मल प्रोसेस सभी को पता है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यही है। अच्छा, डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन या ड्यूप्लीकेशन ऐसा पढ़ा आपने। ये होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और ये होने वाला है ट्रांसलेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रोटीन बनना है ना लास्ट में, प्रोटीन से फिर एंजाइम बनेगा। सिर्फ हम ही लोग बना सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, वायरस भी बना लेता है। वायरस हमारे बॉडी में आएगा, मान लेते हैं वायरस हमारे बॉडी में आया और उसने क्या किया ना, अच्छा प्रोटीन नहीं बनाया, डैमेज वाला प्रोटीन बना दिया जो हम लोग के खिलाफ काम कर रहा है। तो क्या करना होगा? अब एंजाइम तो हमारे बॉडी में बन गया, प्रोटीन बना, एंजाइम बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी वायरस ने कोई खराब एंजाइम मेरे अंदर बना दिया तो कुछ इलाज तो चाहिए ना। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, ताकि हमारे अंदर जो भी काम हो रहा है वो ठीक हो जाए, मतलब हम लोग नॉर्मल हो जाए। और इस प्रोसेस को ही कहते हैं एंजाइम का इनहिबिशन, जो 2 तरह का जानना है हम लोगों को, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करना है। अच्छे एंजाइम को क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, जो खराब एंजाइम है हमारे अंदर, कहीं से आ गया, वायरस से, बैक्टीरिया से आ गया तो चलो ठीक है, उसको करेंगे। अब मैंने बोला कि इसको हम लोग बांटते हैं 2 पार्ट में, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कंपटीशन होगा, अब हर जगह पे कंपटीशन है, और एक नॉन कंपटीशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। मैंने बोला एक कॉम्पिटिटिव है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव है। जैसे देखो, ये एक एंजाइम था, ये इसका एक्टिव साइट है, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये मिलता है और ख़राब प्रोटीन बनाता है। मैंने कोई मेडिसिन खाया, टैबलेट जो खाते हैं, मेडिसिन, ड्रग्स, कुछ भी जो खाए हम लोग, अब उसके अंदर क्या हुआ ना, सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ ऐसा। देखो तो सेप लगभग इसमें आराम से ये फिट हो सकता है। अच्छा, ये जब आ रहा था ना इसके अंदर तो फिर प्रॉब्लम हो रही थी। अब एक इसी तरह का एक और सबस्ट्रेट आ गया है, हम लोगों ने मेडिसिन से ऐसा लिया है, ये आसानी से फिट हो सकता है इसमें। तो अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, कौन पहले पहुंचेगा, और ये आया और यहाँ पे चला गया। तो बताइए क्या जो प्रोटीन बनना था इससे मिलने के बाद जो प्रोडक्ट होना था, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ है ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब देखो, अगर एंजाइम को अगर और अच्छे समझे, नॉन कॉम्पिटिटिव में हम लोग को पढ़ना होता है एलोस्टेरिक साइट के बारे में, एलोस्टेरिक के बारे में जानना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम में सिर्फ एक्टिव साइट ही नहीं होते। और एक और चीज़, मैं बार बार एक एक्टिव साइट बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही एक्टिव साइट होते, नहीं, एक एंजाइम में ढेर सारे एक्टिव साइट होते हैं। मान लेते हैं कि एंजाइम में 10 एक्टिव साइट है, ठीक है, 10 एक्टिव साइट, 20 सबस्ट्रेट दे देंगे तो क्या प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा क्या? नहीं, 10 ही के लिए जगह है ना। तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा एकदम अनलिमिटेड दे दिए तो एंजाइम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लिमिटेशंस होता है ना एक्टिव साइट में। अब समझना है यहाँ पे, मैंने बोला ये एक्टिव साइट तो है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है, इसके जस्ट बगल में कहीं पर भी एक और छोटा सा साइट है, सब एंजाइम होने वाला है, और इस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अब सोचिए होना क्या, कोई सबस्ट्रेट आया और यहाँ पे आके मिल गया तो क्या होगा? ये सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है, ये एक्टिव साइट था। कोई सबस्ट्रेट आया और एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया, तो क्या होगा? तो होने वाला ये है सर, ये जो इसका एक्टिव साइट है इसका शेप ही चेंज हो जाएगा। सोचो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला इसको आके यहाँ पे फिट होना था और हम लोग को परेशानी कर रहा था, ये दिक्कत दे रहा था। तो मैंने मेडिसिन खाया और वहाँ से क्या हुआ, एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट किया, और एलोस्टेरिक साइट पे ये एक्ट जैसे ही किया, एक्ट किया, इसका शेप ही चेंज हो गया। तो बताओ, तो ये जो था, ये जो है क्या अब इसमें फिट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया गया एंजाइम को।
यही होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ में आ गया? दो तरह का था, कॉम्पिटिटिव सेम साइज शेप का है, आसानी से फिट हो रहा था, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मैंने बोला नॉन कॉम्पिटिटिव, और इसमें हम लोग को पढ़ना है एलोस्टेरिक के बारे में। एलोस्टेरिक कहने का मतलब क्या होने वाला है? तो एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होते हैं, एक ही नहीं और भी है ना। एलोस्टेरिक साइट, इस जगह को बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे। यहाँ पे सबस्ट्रेट आया है और इस पे एक्ट किया। अब जैसे इस पे एक्ट किया तो हो गया कि इसका एक्टिव साइट का शेप चेंज कर दिया, और एक्टिव साइट का शेप जब चेंज हो गया है तो ये जो सबस्ट्रेट आना था यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस हो गया। दैट्स ऑल अबाउट एंजाइम्स। ठीक है, अब अगले बार हम लोग देखेंगे फुल अमाइनो एसिड्स। धन्यवाद।